आप इस चेहरे को देखिए, जो है ना, चेहरे पर तो मायूसी है आंखों में, लेकिन अंदर आक्रोश है। पर ये सरकार इतनी ढीठ सरकार बन गई है कि आज जो है वो माननीय कोर्ट का भी आदेश लागू करने के लिए तैयार नहीं है। जनवरी में इनकी बेटी की शादी है, ये 50 पार हो गए हैं। घर परिवार आज इतने टेंशन में है कि भाई साहब मैं शादी करूंगा तो करूंगा कैसे, कहाँ से खर्चा आएगा। युवाओं ने प्रदेश के लिए संघर्ष किया, प्रदेश मिल गया और कल 24 साल पूरे हो गए हैं। स्थापना दिवस भी मनाया गया है, 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। उपनल कर्मी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं और कब से लंबित मामले हैं? हालांकि एक बात सभी को मानने होती है कि किसी भी कोर्ट का, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसके फैसले की सभी लोग सम्मान करते हैं और उसको माना भी जाता है। लेकिन क्या वजह रही कि सरकार जो उपनल कर्मियों के हक में जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो याचिका लगाई गई थी वो भी खारिज हो गई है, हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन अभी तक नहीं माना जा रहा है। उम्र गुजर जाती है इस उम्मीद पर कि कब, बच्चे भी पूछते होंगे इनको, इनके माँ बाप भी पूछते होंगे कि हाँ नौकरी तो लग गई है, लेकिन सरकारी नियमितीकरण या कब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तस्वीरें आप देख लीजिएगा, ये प्रदेश कार्यकारिणी है। अलग अलग ज़िलों से, उत्तराखंड के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और महिला भी यहाँ पर हैं, जो महिला मोर्चा की जो है अध्यक्ष भी हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे, एक एक करके सबसे बातचीत कर लेते हैं। ये जो एक फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का या नीचे की जज का, सभी लोग कहते हैं कि इसका सम्मान करना चाहिए। सम्मान कहाँ तक हो रहा है और कितना होना चाहिए? सरकार का क्या रुख आपको नज़र आता है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें जो कल 9 नवंबर था, रजत जयंती जो हमारा प्रदेश मना रहा था, उसमें हमें 22,000 कर्मचारियों की एक उम्मीद थी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो ऐतिहासिक फैसले लेने के लिए मशहूर है और धाकड़धामी के नाम से मशहूर है और ऐतिहासिक फैसले उनके द्वारा लिए गए, नो डाउट। हमें उम्मीद थी कि हम 22,000 कर्मचारियों के लिए भी माननीय धामी जी एक ऐतिहासिक फैसला लेंगे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया है, उसको लागू करने की घोषणा करेंगे रजत जयंती पे। परंतु शाम तक कुछ घोषणा नहीं हुई, जिसमें हमारा प्रस्तावित जो कार्यक्रम था रैली का वो कल यथावत है और हमारी जो आक्रोश रैली है, सचिवालय घेराव है, वो बड़ा, हमारे पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं, सारे प्रदेश से आ रहे हैं। क्योंकि पहले तो सरकार को, जब हम अपनी मांग को लेकर जाते थे सरकार के पास, तो सरकार का एक ही उत्तर रहता था कि आपका मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। चूँकि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और गेंद माननीय मुख्यमंत्री जी के पाले में है, तो निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी को एक इस ऐतिहासिक फैसले को लागू कर देना चाहिए था और ये हमारे प्रदेश ही में नहीं, हमारे पूरे देश में एक नज़ीर बनता। पर माननीय धामी जी हमसे बात करने को तैयार नहीं है। चलिए, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। एक बात बड़ी धाकड़धामी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके बारे में मशहूर है कि पहला राज्य है जिन्होंने यूसीसी लागू किया है। पीठ थपथपाई जा रही है, तो क्या पहला राज्य ऐसा नहीं हो सकता कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है या हाई कोर्ट का फैसला आया है उसको लागू करने में पहला राज्य बनने के लिए वाई जो मुख्यमंत्री वो हासिल करें? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। हम तो निरंतर इस बात को कह रहे हैं, आप 22,000 उपनल कर्मचारी क्यों देख रहे हैं? आप 22,000 इस प्रदेश के परिवार को क्यों नहीं देख रहे हैं? निश्चित ही ये ऐतिहासिक निर्णय लिया जाएगा। तो जहाँ जहाँ भी उपनल का अध्याय खुलेगा, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम उल्लेखित होगा। और हम लोग उनसे पुनः बार बार आग्रह कर रहे हैं कि जनन सैलाब को आप रोड पे मत उतरने दीजिए, वरना इतना बड़ा आक्रोश कर्मचारियों के अंदर है। अगर कोई भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बात होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेवारी शासन प्रशासन को लेनी पड़ेगी, क्योंकि कर्मचारी का भी सब्र का बांध टूटा जा रहा है। आप देख रहे हैं उम्र 50 तक हो चुकी है, 52, 54, 18, 19 वर्ष एक विभाग को देना और एक कम वेतन में इस सरकार का एक अभंग अंग बनना, तो कहीं ना कहीं एक सरकार के लिए बहुत एक शुभदायक था। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों रुके हुए हैं। चलिए, आप कहाँ से हैं? देहरादून से? मैं जिला देहरादून। जिला देहरादून से। शादी हो गई? जी सर। बच्चे हैं? जी। माता पिता है? बच्चे पूछते होंगे जी कि परमानेंट हुए या नहीं? जी पूछते हैं। जवाब क्या रहता है? जवाब ये रहता है कि हमने डिपार्टमेंट के लिए इतना कुछ करा, 10-12 साल दिए, फिर भी घर जाते हैं कि आप कब परमानेंट हो रहे हैं, कब मतलब हमें परमानेंट करें। मम्मी पापा यही पूछते हैं कि कब आप परमानेंट हो रहे हैं। अब हम, ये विडम्बना हमारे उत्तराखंड की है। हम मतलब 24 साल का उत्तराखंड हो गया, इतना संघर्ष से वो उत्तराखंड बना, फिर भी हमें यहाँ रोजगार के लिए रोना पड़ रहा है। और ये कर्मचारी
हर पीड़ा से जूझ रहे हैं। हर मतलब जो हमें देहरादून में यहाँ जो हम रहते हैं, कई किराए पे रहते हैं, उन पे कई दिक्कतें आती हैं कि कैसे किराया दें, कैसे भोजन पानी की व्यवस्था करें अपनी। तो मैं अपनी इस सरकार से, डबल इंजन की सरकार से ये निवेदन करूँगा कि हमारे इन कर्मचारियों की पीड़ा सुने जो 10-15 सालों से काम करें। ठीक है, ठीक है। एक उम्र का पड़ाव ऐसा आता है कि जहाँ पर कुछ सब्र का जो पैमाना है वो छलकने लगता है, और आप शायद उसी उम्र के पड़ाव में हैं कि आगे क्या होगा, उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो क्या लगता है? सच बोलूं या झूठ, बिल्कुल सच बोलिएगा, चैनल सब बात दिखाएगा। कभी कभी मुझे ये लगता है कि जिस प्रदेश की कल्पना हमारे उन लोगों ने की जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुतियां दे दी, उसमें मिलना क्या चाहिए था और किनको मिलना चाहिए था, मिलना किनको चाहिए था, वो हमें समझ नहीं आया। क्या 70 लोगों के लिए हमने ये प्रदेश बनाया? इससे अच्छा तो था कि केंद्र शासित होता। हमने 70 लोगों के लिए प्रदेश बनाया, 70 विधायक बन गए, उनकी तनख्वाहें बन गई, यही हुआ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। मेरा एक सबसे बड़ा जो मेरा जो रोना है, मैं लगभग 48 ईयर्स ओल्ड, मैं समझ रहा हूँ। मेरे को सरकारी नौकरी की अब ना मुझे लगता है कि मुझे उपनल करे ना करे आवश्यकता भी नहीं है। आवश्यकता इसलिए नहीं है, अब क्या करेंगे भाई, तुम मेरे को अब 20,000 दोगे तुम मेरे को 50 में, 60 में तो मैं मर जाऊँगा, फिर तो अंत्येष्टि के भी पैसे नहीं बचेंगे, क्या दोगे आप? मेरा ये कहना है यार कि मैं तो उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ, उपनल के अलावा उन प्रदेश के लोगों को कहना चाहता हूँ जो लोग वोट करते हैं, जब अपना वोट कास्ट करते हो, भाजपा कांग्रेस, इससे बाहर निकलो, इससे बाहर निकलो भाई। हम तो, मैं उपनल के कर्मचारियों को भी कहना चाहता हूँ, अब जो 25,000 की जिनकी हम बात करते हैं, या उपनल के अलावा जो भी आउटसोर्स के जो लोग हैं, कौन किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन किसको वोट दे रहा है, इनसे बाहर निकलो। जब मेरा कुछ नहीं है, मेरा घर नहीं तो मेरा गांव नहीं, मेरा गांव नहीं तो मेरा प्रदेश नहीं, मेरा प्रदेश नहीं तो मेरा देश नहीं, सीधी बात ही होती है भाई। मैं अगर पेट भरा हुआ हूँगा तभी मैं पड़ोसी को पूछूंगा, भाई साहब तुम्हारे हाल ठीक है? बिल्कुल सही बात। मैं खाली, मैं 18 साल हो गए इस डिपार्टमेंट में, इस उपनल के माध्यम से काम करते हुए। बड़ी विडम्बना ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। और कल मोदी जी का मेरे को बहुत, मैं मोदी जी का फॉलोवर हूँ, कैसा अच्छी बातों का, पर मुझे समझ में नहीं आता कि मोदी जी को लोगों ने कहाँ पहुँचाया? प्रधानमंत्री धाकड़ धामी को लोगों ने निकाल दिया था, आपने उन्हें धाकड़ बना करके पेश कर रहे हो। यार ये क्या बेवकूफ़ी है, या लोगों को बेवकूफ़ समझते हो? मैं समझता हूँ, मुझे नौकरी मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाने अब, और ना मुझे ज़रूरत कि मैं अनुनय करूँ, विनय करूँ, या करूँ वो करूँ। क्यों विनय अनुनय करूँ यार? 18 साल से अनुनय विनय कर रहे हैं, 2012 से लेकर के, आप तो देख ही रहे हैं, 12 से लेकर के 24 हो गए, 12 साल तो धरना प्रदर्शन ही हो गया होगा। कुछ की टांगें टूट गई, कुछ हो गए, कुछ मर गए बेचारे हमारे साथी, जिनके परिवार आज की डेट में सड़कों पे हैं। उनके पास कोई न तो पेंशन है ना कोई कुछ। हमें पेंशन की भी ज़रूरत नहीं यार, पेंशन मत देते, कम से कम इतना तो कर देते कि इन लोगों का कुछ, इनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होता, वो भी। अब तुम सरकार को भी नहीं मानते, तुम सुप्रीम कोर्ट को। एक दिन की बात है, हरीश रावत जी ने कहा था कि मैं तो न्यायालय को कितने निर्णय पालूँ, कितने निर्णयों को मैं लागू करूं। यही बात आज मुझे लग रहा है ये भी समझ रहे हैं। धाकड़ ध्यामी जो थे, पीछे आपने देखा होगा पेपरों की कटिंग में, मुख्य सचिव ओम प्रकाश को हटकाया, इनके लिए ये करो, वो करो, वो करो। संधू आया क्यों नहीं किया? हमारे यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो उत्तराखंड का मूल निवासी है, उसको आप पद ही नहीं देते किसे पद तो आप बाहर वालों को दे रहे हो। वक्त कम है और पीड़ा आपकी बहुत इतनी है। मेरी पीड़ा अपने लिए ही नहीं, मेरे ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी है, मेरे उस कांस्टेबल के लिए भी है, उस भाई के लिए भी, हर भाई के लिए पीड़ा है। जिनको जरूरत, जो योग्य है उनको जगह नहीं है, और जो अयोग्य है उनको आप अपने लिए बिठा रहे हो। मत दो नौकरी की चिंता नहीं यार, भीख मांग के खा लेंगे, ब्राह्मण आदमी है हम, तो दान का खाने वाले आदमी। तो इन लोगों से क्या कहें? अब आप ही बताओ, अगर हमारी आवाज़ पहुंचा सकते हो तो इनके तक पहुंचाओ कि अब ऐसा ना करो यार। आवाज़ आपकी पहुंचेगी ना, आज ही आपकी आवाज़ पहुंचेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है यार, ये जो महंगाई का दौर चल रहा है ना, और इसमें जो इतनी तनख्वाह है, तनख्वाह के साथ साथ परिवार भी चलाना है, बच्चे भी हैं, उनकी स्कूल भी लेके जाना है। एक मिनट, मैं आपके पास दोबारा फाइनल पर आऊँगा। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं देहरादून से ही हूँ। देहरादून से ही हूँ। अभी तो जवानी है, जवानी है। और भाई साहब के व्यूज़ आपने सुने होंगे। जी जी।
तो ये जो सब्र का जो पैमाना है वो अभी बचा हुआ है या छलकने वाला है? सर पैमाना छलक चुका है। अब जो 12-15 हज़ार लेने वाले लोग हैं साहब, हम जब घर आते हैं तो बड़ी दुख की स्थिति आती है। हम अपने बच्चों के लिए क्या ले जाएं? जब जेब देखते हैं तो नहीं बचता है उतना। पेट्रोल का खर्चा, किराया, कई चीज़ें हैं, लेकिन हम अब सब्र टूट चुका है। बच्चे भी कुछ ना कुछ तो मांग करते ही होंगे, और जब उनके सामने एक चेहरा ऐसा बन जाता है कि जब पॉकेट खाली होती है और बच्चों के चेहरे पे भी मुस्कान नहीं आ पाती। आप कहाँ से हैं? मैं पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ से। जी परिवार है? जी कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। जी उनकी परवरिश जी। जैसे आपने सोचा था ऐसे ही कर रहे हैं? ऐसी कहाँ से हो पाएगी सर, इतनी अल्प वेतन में? हमें अपना पेट पालना मुश्किल हो जा रहा है, परिवार कहाँ से चला पाएंगे? हमारे माता पिताजी हैं, उन्हें भी देना है। इस उम्र में अब उनकी दवाइयाँ हैं, उनको बच्चों को स्कूल ले जाना है, घर का खर्चा है, अपना खर्चा है, ये हम कहाँ से कर पाएंगे? मीना जी थोड़ा सा इधर को आ जाइएगा, क्योंकि आप एक महिला हैं, महिलाओं के खर्चे भी ज़्यादा होते हैं और खर्चों के साथ साथ ताने भी मिलते हैं समाज के, मिलते होंगे। कैसे झेलती हैं उनको? अब ये तो मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे झेल रही हूँ। मेरे पास बेटी है, बेटी को पढ़ाना भी है, लिखाना भी है। अब हमारे बच्चे तो अनपढ़ ही रहेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे? ये 10,000 की नौकरी में मैं बेटी को पढ़ाऊँ या किराया दूँ या अपने आप खाऊँ, क्या कर सकती हूँ? महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। चलिए, सरकार के नुमाइंदों को ये बात सोचनी चाहिए कि इनकी जो पीड़ा है, पीड़ा तो बहुत है, लेकिन वक्त इस एपिसोड का जो है ना बहुत ज़्यादा कम है, वरना सबके मन की बात हम लेते। एक जो है ना, मैं आखिरी बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप लोगों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज होता होगा कि इसको मैनेज भी करना, सब लोग आ रहे हैं, खर्चा भी करना है, आपस में जो है ना इकट्ठा भी करते होंगे, और सबसे बड़ी चीज़ सुप्रीम कोर्ट पहुँचना। भाई अपना पेट काट काट के, अपने बच्चों का पेट काट काट के, ये कब तक जो है ना चलेगा? देखिए, जैसे आप सबके माध्यम से आपने सुन ही लिया कि 10-12-15 हज़ार में क्या कर लेगा? तेल का खर्चा है, गाड़ी का है, राशन का है, बच्चों की फीस का है, और कई सारी दिक्कतें होती हैं। और 12-15 साल में अब आप ये लगा लो, सरकार के खिलाफ हमने 6 साल तक सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, जबकि सरकार की तरफ से अपने एडवोकेट को 25-25 लाख रुपए हियरिंग पर हियरिंग जाती थी। हमने उस 12-15 हज़ार रुपये में सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई भी लड़ी लगातार 6 साल तक, और अपने बच्चों को भी पाला। अब हमारा सब्र का बांध टूट गया है। ये अभी बता रहे थे, ये भुवन भाई हमारे पिथौरागढ़ से आ रखे हैं, इनकी जनवरी में इनकी बेटी की शादी है, जनवरी में इनकी बेटी की शादी है, ये 50 पार हो गए हैं। अब ये इनके घर परिवार ही आज इतने टेंशन में है कि भाई साहब मैं शादी करूँगा तो करूँगा कैसे, कहाँ से खर्च आएगा, कहाँ से उठाएंगे हम जहमत। अब 50 साल की उम्र में अब आप कह रहे हैं कि साहब 15 हज़ार रुपये में आप पेट पालो या बच्चों की शादी करो, कहाँ से हो पाएगा? मैं ही कह रहा था माननीय धाकड़ धामी जी से कि जब आप विपक्ष में रहते हैं तब तो आपको उपनल कर्मचारियों का दुख दर्द शोषण सब याद आता है। मैं आपको एक कैमरामैन को कहूँगा, ये धामी जी की ये वो है स्टेटमेंट है। जब धामी जी एज ए विधायक हुआ करते थे तो धामी जी हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा जो है शोषण उनको पता था। वो चीफ सेक्रेटरी के पास जाते थे कि नहीं यार इनका जो है इनको नियमित किया जाए। माननीय गणेश जोशी जी जो आज हमारे जो गणेश जोशी जी हमारे सैनिक कल्याण मंत्री हैं, वो हमारे धरने में लेटे रहते थे। जब माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हुआ करते थे तो हमारे धरने में लेटे करते थे कि नहीं यार तुम्हारी मांगे जाए। आज वो विभाग के मुखिया हैं और उनके पास इतनी विभाग के मुख्य होने के पास इतनी अपूर्व शक्तियाँ हैं कि वो अपने शक्तियों का प्रयोग करें तो इन 22,000 कर्मचारियों का परिवार जो है ढंग से पल जाए। और वो शक्ति छोड़ो, आप तो माननीय सरकार उत्तराखंड सरकार ने हमारा शोषण नहीं देखा, हमारा दुख दर्द नहीं देखा। इस दुख दर्द को माननीय हाईकोर्ट ने देखा, पहले माननीय हाईकोर्ट ने समझा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने समझा हमारा दुख दर्द। पर ये सरकार इतनी ढीठ सरकार बन गई है कि आज जो है वो माननीय कोर्ट का भी आदेश लागू करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये हमारे पास क्या ऑप्शन बचता आप बताइए? ये लोकतंत्र हमारा अधिकार है और एक लोकतंत्र प्रक्रिया के अनुसार हम अपने पहले तो हम कहते थे मांगते हम सरकार से, अब हम सरकार से मांगना नहीं चाहते, अब छीनना चाहते हैं हमारा हक। जो हमारा हक है सरकार ने जो छीन रखा है उसको छीन कर लेंगे, उसका सब इंतजाम हो जाएगा और उसके बाद भी नहीं होगा तो उसके बाद क्या होगा देहरादून में ये हमें भी पता नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मनोहर रावत, एक एक बार जो है ना चेहरा दिखाइए
चलिए, मैं इन शख्स से बात की है, इनके बारे में ये भी पता लगा है कि इनकी बेटी की शादी है। आप इस चेहरे को देखिए, जो है ना, चेहरे पर तो मायूसी है आंखों में, लेकिन अंदर आक्रोश है। आक्रोश तो होना भी चाहिए। साथ ही में जो है ना दूसरे भाई हैं, ये भी जो है ना बड़ी दूर दराज से आए हुए हैं। बच्चे कुछ डिमांड करते हैं, लेकिन खामोशी उस मांग को दबा देती है। दूसरी तरफ और लोग भी हैं कि जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां भी हैं। और भी भाई साहब हैं यहाँ पर जो है ना, और सबसे पहले यहाँ पर जो है ना पंडित जी हैं, जिन्होंने इस बात को लेकर साफ तौर से नकार ही दिया है कि यार सब्र का पैमाना अब छलक चुका है, अब उम्मीद ही नहीं रही है। लेकिन इन उम्मीदों को कुचलने वाला कौन है? कौन है वो? क्योंकि सरकारें आती हैं, जाती हैं, अपना सब कुछ अच्छा कर देती हैं, लेकिन यहाँ युवाओं के लिए जितना बड़ा खिलवाड़ उत्तराखंड में हुआ है शायद कहीं नहीं हुआ। एक चीज़ तो इनको मिली है, वो ये भी मानेंगे कि इनको नारे लगाने आ गए हैं, धरना प्रदर्शन भी करना आ गया है, अपना गुस्सा जाहिर करना भी आ गया है, लेकिन रिज़ल्ट में क्या इनको मिलता है और क्या आक्रोश है, लेकिन ये वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी मनबर रावत के साथ मैं वकील अहमद, खबर उत्तराखंड, देहरादून।